अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, हमने बेसिकली इससे पहले क्या पढ़ा है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी शॉर्ट रिवीजन फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो आपके पास बेसिकली श्रिंकेज, अच्छा ऊपर से हम पढ़ते हैं ताकि ये सब कुछ रिवाइज हो जाए, ज़रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अटर द अतरबर्ग लिमिट्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस are liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit. These limits are expressed as percentage water content. ठीक है, these limits are expressed as percentage as percent water content, मतलब कि ये आपकी वाटर उसमें उसमें भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ अदर बर्क लिमिट्स की इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है? एक है आपका लिक्विड लिमिट, फिर है आपका प्लास्टिक लिमिट, इसके अलावा आपके पास है श्रिंकेज लिमिट SL। ठीक है, अब दूसरी बात ये कह रहा है कि द लिक्विड लिमिट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम। अच्छा, मैंने जैसे आपसे बात की थी कि जो श्रिंकेज लिमिट होता है उसमें आप जो है ना बेसिकली मैंने ये आपको बताया था कि जो श्रिंकेज लिमिट होता है उसमें आप मैक्सिमम वाटर कंटेंट वाली बात करते हो, प्लास्टिक लिमिट में आप मिनिमम वाटर कंटेंट की बात करते हैं। लिक्विड लिमिट की बात क्या है? लिक्विड लिमिट कहता है कि वो मिनिमम, वो अच्छा इसमें मिनिमम है, ठीक है, दोनों में मिनिमम है, लिक्विड में भी और क्या कहते हैं प्लास्टिक लिमिट में भी। लेकिन वो वाटर कंटेंट, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें एक लिक्विड जो सॉइल पार्टिकल है वो लिक्विड की तरह बिहेव करे, फ्लो हो, जस्ट डेवलप्स द shear strength still in the liquid state and just develops the shear strength against flowing। ठीक है, ठीक है, इन विच द सॉइल, अच्छा जो फ्लो करे तो उसको हम कहते हैं लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या है? वो मिनिमम वाटर कंटेंट which makes the soil to be rolled into 3 millimeter diameter threads. The shear strength of a soil in the plastic limit is higher than that in the लिक्विड लिमिट। अब आपको पता है कि ऊपर तो लिक्विड लिमिट में तो बिल्कुल वो जो सॉइल पार्टिकल है वो टूट जाता है, तो ये इसका मतलब ये कि इसमें जो है ना आपके पास थोड़ी बहुत कोहेजन होती है प्लास्टिक लिमिट के स्टेज में। ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि इस स्टेज पे जो आपकी shear स्ट्रेंथ होती है वो आपकी लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होती है, मतलब प्लास्टिक लिमिट में ज़्यादा होती है shear स्ट्रेंथ और लिक्विड लिमिट में टाइम आपके पास shear स्ट्रेंथ कम होती है। हम अब आगे जाते हैं, आगे क्या चीज़ है? आगे है श्रिंकेज लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट क्या चीज़ है? श्रिंकेज लिमिट आपका बेसिकली है वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट। अच्छा, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। द लिक्विड लिमिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एंड विच द सॉइल इज स्टिल इन द लिक्विड स्टेट एंड जस्ट डेवलप्स द shear स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग। फिर है प्लास्टिक लिमिट। द प्लास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट which makes the soil to be rolled into 3 millimeter diameter threads. The shear strength of a soil in the plastic limit is higher than that in the liquid limit. क्या लिखा हुआ है? The plastic limit is defined as, ये क्या लिखे, ये लिखे हुए हैं द लिक्विड लिमिट का भी पता चल गया है, प्लास्टिक लिमिट, द प्लास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट which makes the soil to be rolled into 3 millimeter diameter threads. The shear strength of a soil in the plastic limit is higher than that of the liquid limit. उसके बाद क्या है? उसके बाद हम नीचे आते हैं श्रिंकेज लिमिट के। श्रिंकेज लिमिट क्या चीज़ है? श्रिंकेज लिमिट है आपका, द श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट। श्रिंकेज लिमिट आपका क्या चीज़ है? श्रिंकेज लिमिट है आपका द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इसमें सैचुरेटेड सॉइल सैंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, द मैक्सिमम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल at which the reduction in its moisture does not cause a decrease in the volume of the soil mass। ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट आपका क्या है कि वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसमें आपका जो सॉइल सैंपल है वो उसमें जब आप मॉइस्चर कंटेंट को डिफ़र करो तो वो वॉल्यूम चेंज ना करे। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि श्रिंकेज लिमिट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ अच्छा सॉरी फिर से बताता हूँ। द श्रिंकेज लिमिट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अच्छा याद रखो कि द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, maximum water content in maximum water content of saturated soil
ठीक है, एट विच, ठीक है, डिक्रीज at which the reduction in its moisture does not cause a decrease in volume of the soil mass. ठीक है, कि maximum water content of a saturated soil at which जो रिडक्शन इन मॉइस्चर होगा वो आपका डिक्रीज इन वॉल्यूम ना करे। ठीक है, when the water content in a soil is reduced beyond the shrinkage limit, the soil will be in a solid state। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना कि जब आपका जो वाटर कंटेंट है ऑफ अ सॉइल इज़ रिड्यूस बियॉन्ड, जब आपका जो वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, तो हम कहते हैं कि जो सॉइल है वो सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, यह मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब आपका जो वाटर कंटेंट है वो सॉइल का श्रिंकेज लिमिट से कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सॉइल सॉलिड स्टेट में आ गया है। ठीक है, अब आता है नोट्स नीचे वाले में कि ये क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन अ लिक्विड लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट इज कॉल्ड द श्रिंकेज इंडेक्स। अब ये याद रखो आपके जो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसमें आप लिक्विड लिमिट का यूज़ करते हो, और ज़ाहिर बात है प्लास्टिक इंडेक्स की बात हो रही है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात हो रही है तो प्लास्टिक लिमिट होगा उसमें, और जो श्रिंकेज लिमिट होता है उसमें आप लिक्विड लिमिट की बात करते हो। तो लिक्विड लिमिट, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट gives you what? It gives you shrinkage index। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करते हो तो आपके पास मिलता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट इज कॉल्ड द श्रिंकेज इंडेक्स, or the difference between the liquid limit and the plastic limit of the soil is termed as the plasticity index। ठीक है, when the plastic limit is equal or greater than the liquid limits then the plasticity index is 0। इसमें हमने ये बात की थी कि अगर ये प्लास्टिक लिमिट जो है ये अगर आप कहोगे कि यार आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो कब ज़ीरो होगा, तो या तो आपका प्लास्टिक लिमिट इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए लिक्विड लिमिट से, क्योंकि अगर आप नोट करें अगर इक्वल हो तो ये एल लिक्विड लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट मतलब एक ही वैल्यू होगी ना, और ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आप कहोगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़ीरो है। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव में बात करें, इसमें भी नेगेटिव वाली चीज़ आती है कि अगर ये माइनस हो जाए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका बहुत ज़्यादा हो, तो फिर क्या होगा, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, मोर एल वैल्यू, तो क्या होगा कि आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना ये वाली। तो हम कहेंगे कि यार जो बेसिकली वो है ना, क्या कहते हैं, आपके पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो किन दो केसेस में आपकी मतलब ज़ीरो हो सकती है। एक वो केस जब आपका प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू लिक्विड लिमिट हो, या आपका जो प्लास्टिक लिमिट है वो ज़्यादा लिक्विड लिमिट से हो, इन दोनों केसेस में। अब हम आगे जाते हैं, आगे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट माइनस द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, और रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब रिलेटिव कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या चीज़ है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है वो आपका बनता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, यही चीज़ है, द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब नीचे हम जाएं तो नीचे यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है बेसिकली कि अच्छा अ सॉइल विद आइस विद कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज़ीरो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमेशा याद रखो। ठीक है, ठीक है, कि a soil with consistency index is equals to 0
इज एट्स लिक्विड लिमिट। ठीक है, जब आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है, आपका आईसी जो है वो जो है ना ज़ीरो हो, तो जो है ना आपको क्या होता है कि सॉइल विद कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज़ीरो हो, तो जो आपका सॉइल सैंपल है वो आपका होगा लिक्विड लिमिट में। अब अगर आपकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, वो आपकी जो है ना 1 हो, तो जो सॉइल सैंपल होगा वो आपका होगा प्लास्टिक लिमिट के रेंज में। ठीक है, इफ़ कंसिस्टेंसी इंडेक्स exceeds unity, the soil is in a semi solid state and will be stiff। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है वो आपका, अगर आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है वो बेसिकली आपका ग्रेटर देन यूनिटी हो, ये लिखा हुआ द सॉइल इफ एक्सीड्स द यूनिटी, अगर वो ग्रेटर देन यूनिटी हो, तो आपका जो सॉइल सैंपल है वो होगा क्या, वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में, और एंड विल बी स्टिफ। ठीक है, और स्टिफ भी होगा साथ। ठीक है, अच्छा, ये बीच नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे बेसिकली ये चीज़ लिखी हुई है कि the ratio of the natural water or the ratio of the natural अच्छा, ऊपर क्या थी, ऊपर थी हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स, नीचे हमारे पास है लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नेचुरल वाटर, ठीक है, द रेशियो ऑफ द नेचुरल वाटर, ठीक है, द रेशियो ऑफ द नेचुरल मतलब नेचुरल सॉरी मतलब वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, पीआई। ठीक है, ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, जिसको हम आईएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें फिर से आपको बताता हूँ कि आपका वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय आपका होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा आता है, लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम आईएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है बेसिकली। ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर क्या चीज़ पढ़ी थी, ऊपर हमने पढ़ी थी क्या चीज़ पढ़ी थी, हाँ, ऊपर पढ़ा था हमने लिक्विड ना सॉरी आपका जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी, और नीचे हमने पढ़ा है लिक्विडिटी इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं आईएल। क्योंकि अगर आप नोट करें कि जो है ना मतलब दोनों इंडेक्स है, तो हमने आई पहले लिखा है ना, तो आई का सबस्क्रिप्ट जो है एल है इन केस ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स, और जो आई का सबस्क्रिप्ट है वो है सी इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, या फिर रिलेटिव 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 कंसिस्टेंसी भी कहते हैं इसको, ये जो है। ठीक है, अब इसका मैं फिर से आपको अगर कंपैरिजन बताऊं कि इसमें फ़र्क क्या है, कि जो आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो आपका है डब्ल्यू, ठीक है, सॉरी सॉरी डब्ल्यू नहीं आता, पहले लिक्विड लिमिट आता है। ठीक है, ये आता है, देखो मैं बताता हूँ, आईसी जो है ना आपका, वो आता है डब्ल्यू एल, आपका जो लिक्विड लिमिट है, माइनस आपका हो गया क्या, आपका हो गया, उसको आप एल एल भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन डब्ल्यू एल ये इन्होंने लिखा हुआ है ना क्यों, एक ही बात है। ठीक है, एल एल आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू एल लिखा हो, तो आपको होगा कि यार ये आप खुद भी पता चल जाएगा, सिर्फ ये याद रखो कि स्मॉल स्मॉल होता है, सबस्क्रिप्ट में आता है ये एल जो है, ऐसे ऐसे लिखा आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका है, ये चीज़ आपकी आ रही है, ये माइनस आपकी जो लिक्विड लिमिट है वो माइनस हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट के साथ, और डिवाइड हो जाएगा आपका आईपी जो कि हमारे पास है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसको जो है ना हम लिख देते हैं। ठीक है, आई सी इज इक्वल टू, फिर से मैं आपसे बताऊँ अगर पूछूँ, तो लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल माइनस आपका हो जाएगा वाटर कंटेंट डिवाइडेड आपका हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दूसरी क्या चीज़ थी, वो थी लिक्विडिटी इंडेक्स। वो क्या चीज़ है, वो दोनों, अच्छा इसमें ये फ़र्क है कि इसमें वाटर कंटेंट पहले आता है,
W माइनस आपका प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक लिमिट, सॉरी, ठीक है, ये प्लास्टिक लिमिट है, बिल्कुल प्लास्टिक लिमिट है, ये देखिए ना प्लास्टिक लिमिट है, तो प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय पी आई, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आई लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है। The flow index in which the soil indicates the shear strength variation with water content. The ratio of the plasticity index to the flow index is called the toughness index of the soil. अब toughness index क्या चीज़ है? वो है the flow index in soils indicates the shear strength variation with water content. इसका मतलब ये है कि जो आपका flow index होता है वो आपका shear strength का variation बताता है with water content, कि आपकी जो shear strength है वो कैसी वेरी कर रही है with variation of the water content. उसके बाद ये कहता है कि the ratio of the plasticity index to the flow index, ठीक है, is called the toughness of the index of the soil. ज़ाहिर बात है वाटर कंटेंट की जो रेशियो होगी वो आपको टफनेस ही बताएगा ना कि सॉइल जो है वो कितना टफ है, रेजिस्टेंट है, ठीक है, मतलब टू प्रोन है, प्रोन है टूवर्ड्स दैट। अगर टफनेस ज़्यादा हो तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो मतलब ये वाटर कंटेंट में ना हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द सॉइल shear strength, ठीक है। फिर से बताता हूँ, द फ्लो इंडेक्स इन विच in soils indicate the shear strength variation with water content. The ratio of the plasticity index to the flow index is called the toughness index of the soil. The ratio of the plasticity index to the clay fraction is called the activity of clay. ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, सो यू शुड बी कीपिंग दिस इन योर माइंड, क्योंकि मतलब इट्स नॉट अ थिंग कि मैं तुम्हें वैसे करा रहा हूँ, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किस में क्या चीज़ है, पहले तो ये बात कहता है कि जो आपकी फ्लो इंडेक्स है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन नोइंग दैट कि आपका जो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है, शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ जो है आपका बेसिकली सॉइल सैंपल का, वो किस तरह वेरी कर रहा है आपका चेंज वेरिएशन इन वाटर कंटेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, ठीक है, आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेशियो विद फ्लो इंडेक्स आपको क्या दे रहा है, आपको ये दे रहा है टफनेस, ठीक है, कि एक सॉइल कितना टफ है, ठीक है, टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो ये कह रहा है कि जो आपका फ्लो इंडेक्स है वो आपको बताता है कि शेयर स्ट्रेंथ कैसे वेरी कर रही है वाटर कंटेंट के वेरिएशन के साथ। फिर ये कहता है कि जो आपकी प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स का जो रेशो है ना, वो बेसिकली टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल बताता है। वो क्या चीज़ है, ये आपका जो है बेसिकली प्लास्टिक लिमिट, नहीं सॉरी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स का रेशो आपका फ्लो इंडेक्स के साथ क्या आपको बताता है, आपको बताता है टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द फ्लो इंडेक्स will give you the toughness index of the soil. लास्ट पार्ट क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द क्ले फ्रैक्शन, ठीक है। लास्ट कहता है कि द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द क्ले फ्रैक्शन, ठीक है, गिव्स यू द एक्टिविटी ऑफ क्ले। तो इससे आपको ये पता चलता है कि एक्टिविटी ऑफ द क्ले आपका क्या है, वो है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्ले फ्रैक्शन, ठीक है। ये काफ़ी मेरे ख्याल में आया भी है कि जो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो अगर आप डिवाइड कर लो क्ले फ्रैक्शन से, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है एक्टिविटी ऑफ क्ले, ठीक है। अब हम आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ क्लेज में,
ठीक है। द रेशियो ऑफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द नेचुरल और द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल विद द अनकन्फाइंड, ठीक है, compressive strength of a soil in a remolded state without change in the water content is known as sensitivity. The sensitivity of most clays is, ये बहुत important है, the sensitivity of the most clays is, ठीक है, क्या है आपका sensitivity is 1 to 8, and for normal clays the sensitivity ranges from 2 to 4, ठीक है। इधर थिक्सोट्रॉपी की फिर बात हुई है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल विच enables to regain its strength loss on remolding in a short time without the change in water content is called the texotropy। वही बात जो मैंने आपको शॉर्ट करके बताई थी। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ वेरी सॉफ्ट क्ले इज टू इज क्या इज इज क्या 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये आपका बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी फोर्स है, ठीक है। एंड ऑफ अ हार्ड के लिए कितने, उसका ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अनकन्फाइंड जो आपकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव जो यू सी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यू सी एस है, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ऑफ अ सॉफ्ट की कितना है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपका जो हार्ड क्ले का कितना है, सॉफ्ट क्ले का तो आपको पता चल गया है, हार्ड क्ले का है 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब वो हार्ड है इसलिए, ठीक है, इसलिए उसका ज़्यादा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद रखो, ठीक है। अच्छा, हम आगे जाते हैं। आगे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है कि आपका जो बेसिकली वो है ना, अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले हमने क्लियर नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले जो है ना, इधर गूगल में भी बड़ा इसका एक डिफिनेशन लिखी है, लेकिन इससे बेहतर है, ये तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब, ठीक है, जो कि आप अनडिस्टर्ब जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिमोल्डेड, ठीक है। रिमोल्डेड मतलब कि आपने उसको रिमोल्ड कर दिया है, ठीक है। रिमोल्डिंग बी कैरिड आउट इन सच ए मैनर एज टू अवॉइड एनी चेंज इन द वाटर कंटेंट। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखी है, लेकिन बहुत शॉर्ट और अच्छी तरीके से लिखी है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो सेंसिटिविटी ऑफ क्ले जो है, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले, ठीक है, एस डॉट सी, सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले जो है वो आपका क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी अनडिस्टर्ब, सॉरी अनकन्फाइंड, ठीक है। अच्छा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है अनडिस्टर्ब सैंपल का, ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल डिवाइडेड बाय द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब आप रिमोल्ड करते हो सैंपल को विदाउट, अच्छा, रिमोल्डिंग ऐसी हो कि वाटर कंटेंट में कोई चेंज ना आए, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी सेंसिटिविटी ऑफ क्ले है। मैं फिर से आपको बताऊं तो द रेशियो ऑफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ नेचुरल और अ डिस्टर्ब ऑफ, अब मैं फिर से बताता हूँ आपको कि the ratio of the unconfined compressive strength of the natural or undisturbed soil mm, to the to the unconfined compressive strength of a soil in a remolded state without the change in the water content and is known as sensitivity। वही चीज़ मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल पढ़ा था, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि आपकी जो कंप्रेसिव अनकन्फाइंड, आपकी जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जब एक सॉइल सैंपल आप लेते हो उसका जो अनडिस्टर्ब हो, ठीक है, उसको डिस्टर्ब ना किया, उसका डिवाइडेड बाय आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो वाली जिसमें आपने रिमोल्ड किया हो, ठीक है, ठीक है, ऑफ द सॉइल रिमोल्डेड स्टेट, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उस स्टेट में जो आपने रिमोल्ड किया हो
वो बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। बच्चा इसमें वो अलग बात, एक एडिशनल बात कहता है कि जो आप रिमोल्डिंग करते हो ना उसमें आपका वाटर कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ मोस्ट क्लेज इज व्हाट, इट्स फ्रॉम 1 to 8 फॉर नॉर्मल क्लेज। द सेंसिटिविटी, अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ मोस्ट क्लेज, जो मोस्ट क्लेज की सेंसिटिविटी होती है वो होती है कितनी होती है, 1 to 8, ठीक है। और ये एक और बात ये कहते हैं कि जो मोस्ट क्लेज की ये होती है, फॉर नॉर्मल क्लेज की क्या होती है, इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 4, ठीक है। मोस्ट क्लेज की होती है 1 to 8, और जो आपकी क्या कहते हैं नॉर्मल क्लेज है उसकी 2 to 8 होती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल विच enables it to regain its strength lost on remolding in a short time without change in the water content is called a texotrophy, ठीक है। द अनकन्फाइंड compressive strength of a very soft clay is what, ये हमारे पास गिवन है, एक है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, एक है 25, एक है द अनकन्फाइंड, ठीक है। द UCS जो है, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉफ्ट क्ले आपका कितना है, आपका है 25, और हार्ड क्ले का आपका है 400, ठीक है। अब उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर की बात क्या हो रही है कि द अरेंजमेंट एंड द स्टेट ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इन द सॉइल mass इज कॉल्ड द सॉइल स्ट्रक्चर। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। अब हम इसको एक एक पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है ना ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आती है, तो यू शुड बी कीपिंग इन दिस माइंड, ठीक है। पहला है आपका कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, इट इज़ एन अरेंजमेंट composed of the individual soil particles, ठीक है। honeycomb structure, it is an arrangement of the soil particles having a comparatively loose stable structure resembling a honeycomb, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो आपका हनीकॉम्ब होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स हैविंग अ कंपैरेटिवली लूज स्टेबल, इसमें लूज स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। फिर है फ्लोकेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ एन अरेंजमेंट कंपेयर्ड of flocks of soil particles instead of individual soil particles. The particles of the soil are oriented edge to edge and edge to face with respect to each other. ठीक है। फ्लोकेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका जो फ्लॉक्स में होता है और एज टू एज और एज टू फेस होता है, बेसिकली जो सॉइल पार्टिकल्स आपस में होते हैं, ये द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल आर ओरिएंटेड एज टू एज एंड एज टू फेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फिर है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। डिस्पर्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो होता है बेसिकली it is an arrangement composed of particles having face to face or parallel orientation। आपका डायरेक्ट है ये, ठीक है, फेस टू फेस, ठीक है। इसका है फेस टू फेस। और जो आपको फ्लोकेंट है, फ्लोकेंट मीन्स कि आप फ्लॉक्स में होता है, ठीक है। तो फ्लॉक्स में आपको ओरिएंटेशन मतलब पैरेलल टाइप नहीं होता, बहुत अजीब सा होता है। तो ये क्या, एच टू एच और एच टू फेस, ठीक है। और दूसरा जो था डिस्पर्स, इसमें आपका फेस टू फेस है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इट इज़ एन अरेंजमेंट composed ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन, ठीक है। कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर, ये क्या चीज़ है, ये है आपका इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द कोर्स ग्रेन्स फॉर्मिंग अ स्केलेटन व्हेन इंटर when it intersects क्या, partly filled by a relative loose aggregation of the finest soil grains, ठीक है। ये आपका बेसिकली हो गया कोर्स ग्रेन स्केलेटन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। कोहेसिव मेट्रिक स्ट्रक्चर के it is an arrangement in which the particle to particle contact of a coarse fraction is not possible, ठीक है। इसमें कोर्स की बात की है, इसमें मेरे ख्याल में फाइन की बात की है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट आई गेस। द सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इज फाउंड इन कोर्स ग्रेन सॉइल्स, द honeycombed flocculent and dispersed structures are found in a fine grain soils। समझ आई आपको, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी कीपिंग दिस इन योर माइंड, ठीक है।
कि द सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इज फाउंड इन कोर्स, ठीक है, द सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ग्रेन सॉइल एंड द हनीकॉम फ्लकेंट और dispersed structure are found in fine grained soil. The skeleton and matrix represent the composite soil, मतलब मिक्स है आपका, ठीक है। तो इसमें आप क्या चीज़ याद रखोगे, आप इसमें ये चीज़ रखोगे कि सिंगल ग्रेन जो स्ट्रक्चर है वो आपका फाउंड होता है इन कोर्सर में, ठीक है। और जो हनीकॉम जो आपके छोटे होते हैं ना, वो तो बेसिकली फ्लॉक्स में होते हैं और इस तरह छोटे छोटे हर जगह फिर रहे होते हैं। तो आप इसमें इससे अंदाज़ा लगाओ कि आपका है हनीकॉम हो गया, आपका फ्लॉक्स हो गया, मतलब फ्लकेंट हो गया, ठीक है। तो फ्लकेंट हो गया और डिस्पर्स में भी यही चक्कर होता है। तो ये आपका होता है बेसिकली फाउंड इन फाइनस ग्रेन सॉइल, ठीक है। और द स्केलेटन एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कंपोजिट सॉइल, ठीक है। ये बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब मैं फिर से एक बार ये चीज़ रिवाइज करके आपको दे देता हूँ कि पहले स्ट्रक्चर हमने सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली आपका हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि ये जो है ना, एक सेकंड मैं ये सारा एक साथ ले आता हूँ। ठीक है, ये है बेसिकली आपके पास तो मैं फिर से ये एक शॉर्ट रिवीजन करता हूँ उसकी, ये सब जो हमने पढ़ा है। बेसिकली हम स्टार्ट हो रहे हैं सॉइल स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो द अरेंजमेंट एंड द स्टेट ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इन अ सॉइल mass is called the soil structure. The following are the different type of the soil structure. पहला है आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ है, इट इज़ द अरेंजमेंट कंपेयर्ड नहीं सॉरी अरेंजमेंट कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम आप इसे मतलब इस तरह इसको मतलब रिदम में ले सकते हो कि आप इसको लो के ठीक है एस, देखिए पहला है सिंगल, ठीक है, पहला है सिंगल, फिर है हनीकॉम, फिर है फ्लोकेंट, ठीक है, फिर है आपका डिस्पर्स और फिर है कोर्स और सीसी, ठीक है। डिस्पर्स के बाद है आपका कोर्स और आपका कोहेसिव, ठीक है। कोहेसिव रिलेटेड है अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं पहले पे सिंगल ग्रेन, ठीक है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इट इज द अरेंजमेंट कंपोज्ड ऑफ द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स। हनीकॉम क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स हैविंग कंपैरेटिवली लूज स्टेबल स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग हनीकॉम, ठीक है। फ्लोकेन स्ट्रक्चर कौन सा है, इट इज द अरेंजमेंट कंपोज्ड ऑफ फ्लॉक्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स स्टैंड ऑफ द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे जो सिंगल था ना, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपका जो है ना फ्लॉक्स में होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, ठीक है, मिलजुल के मतलब जो है ना ग्रुप्स में होता है एक किस्म का। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल आर ओरिएंटेड एज टू एज। अच्छा, फ्लोकेट में कौन सी ओरिएंटेशन होती है, एक होती है फेस टू फेस और एक होती है एज टू एज, नहीं सॉरी हाँ, एक होता है एज टू एज, एक होता है एच टू फेस, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे मुझसे, ये चीज़ आप हमको हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फेस टू फेस तो नीचे वाले में था, ठीक है। नीचे कौन सा चीज़ थी, कौन सी डिस्पर्स में था फेस टू फेस, ठीक है, सिंपल बात है। तो डिस्पर्स में आप देखो कि मतलब जो है ना क्राउडेड माहौल है तो फेस टू फेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसका, ठीक है। फ्लोकेट स्ट्रक्चर में आपके फ्लॉक्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात होती है इसकी ओरिएंटेशन जो होती है वो होती है पहला आप एच के बारे में लिखोगे, ठीक है। तो एच कौन सा था, वो था एच टू एच, ठीक है, एच टू एच, ठीक है। और दूसरा है फेस टू एच या एच या क्या कहते हैं एच टू फेस, सॉरी, एच की पहली की बात हो रही है तो एच टू फेस दूसरा हो गया, ठीक है, एच टू फेस। चौथा स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। इट इज़ अरेंजमेंट कंपोज्ड ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन, ठीक है। आपका फोर कौन सा है, फोर आपका है डिस्पर्स। Dispersed structure, it is the arrangement composed of the particles having face-to-face or parallel orientation. Coarse-grained skeletal structure क्या है? It is an arrangement of the coarse grains forming a skeleton with its interstices, partly filled by a relative loose aggregation of the finest grains
of gain, ठीक है। कोहेसिव मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट विच द पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट ऑफ अ कोर्स फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोहेसिव है ना, तो आपका कोर्स नहीं हो सकता इसमें। द सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। द सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो है ना, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, वो मैं आपको इधर एक सेकंड पर बता देता हूँ। सिंगल ग्रेन तो आपका सिंगल ग्रेन हो गया, ठीक है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन कोर्स ग्रेन सॉइल्स, ठीक है। ये जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ये आपका कोर्स में हो गया, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया। हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर और फ्लोकन स्ट्रक्चर और जो आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, ये आपका फाइनर है, ठीक है। ये आपका फाइनर सॉइल पार्टिकल्स में ये स्ट्रक्चर होता है। सॉइल फाइनर सॉइल पार्टिकल्स में ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कौन सा होता है? एक आपका होता है हनीकॉम्बिंग, फ्लोकेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? द स्केलेटन एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द कंपोजिट सॉइल, ठीक है। स्केलेटन कौन सा है आपका? हाँ, ये है स्केलेटन। और आपका जो कोहेसिव मैट्रिक्स है, अच्छा, इसको हम खाली मैट्रिक्स से भी कह सकते हैं। स्केलेटन और मैट्रिक्स जो आपका ये है, ये आपको क्या पता है? कॉम्पोजिट के मिक्स है आपका, ठीक है। आपके इसमें फाइन भी है और आपके इसमें कोर्स भी है। फिर हम आते हैं परमेबिलिटी में। परमेबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ है? परमेबिलिटी है कि इसको हम थोड़ा सा क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल mass which permits the seepage of water through its interconnecting voids is called permeability. A soil having continuous voids is called permeable soil, मतलब जिसमें voids हों, वो जो सॉइल वाटर को फ्लो को जगह दे, उसको हम कहते हैं permeable soil. The gravels are highly permeable while stiff clay is least permeable, क्योंकि उसमें फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि क्ले जो है ना, बेसिकली वो आपका ऐसा है कि फाइन ग्रेन है, तो उसमें आपका परमेबल के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। एंड हेंस क्ले इज टर्म्ड एज द इम्परमेबल सॉइल फॉर ऑल पार्टिकल पर्पस, वही चीज़। द फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय डार्सी, हु डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट for laminar flow condition in a saturated soil, the rate of the flow or the discharge per unit time is proportional to the hydraulic gradient, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम हाईलाइट कर लेंगे कि ठीक है, कि हु डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट फॉर लैमिनार कंडीशन फ्लो इन सैचुरेटेड सॉइल द रेट ऑफ द फ्लो और डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। दूसरा वो क्या है इसमें? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो दैट विल टेक प्लेस through the total cross-section area of the soil under unit hydraulic gradient is known as the coefficient of permeability, and it has the same unit of velocity, मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट है, वो सेम है वेलोसिटी का। द एवरेज वेलोसिटी the average velocity of a flow that will take place through the total cross-sectional area of the soil under unit hydraulic gradient is known as the coefficient of permeability. Its unit is same as the velocity, as of velocity, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये बेसिकली डिफिनीशन है आपका। डिफिनीशन किस चीज़ का है? ये डिफिनीशन है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपका क्या है? permeability, वो है बेसिकली कि the average velocity flow that will take place through the total cross-sectional area of the soil under unit hydraulic gradient is known as the coefficient of permeability.
अच्छा, इधर बड़ी फिट तरीके से कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का डिफिनीशन लिखो या गूगल पे। ये लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज द वेलोसिटी इन मीटर्स पर, नहीं सॉरी, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज द वेलोसिटी इन मीटर्स per second of water through soils. ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल सच एज क्ले माइट हैव वैल्यूज ऑफ अराउंड 10 to 8 meters per second or lower, और sand and gravel could be 10 to 4 meters per second or higher. ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि द फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय डार्सी, हु डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली that for laminar flow conditions in a saturated soil the rate of the flow or the discharge per unit time is proportional to the hydraulic gradient. ठीक है, कि laminar flow के अंदर जो laminar flow, अच्छा, experimented that for laminar flow conditions in a saturated laminar flow condition in a saturated soil the rate of the flow, जो आपका rate of the flow होगा जो Q होगा, और द डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम Q होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू आपका क्या, आपका Q इज प्रोपोर्शनल टू